खबरता तक पर दिखाए जाने वाले सुपरहिट फिल्मों की कहानियों की श्रृंखला की अगली कड़ी के रूप में मैं जिस फिल्म की कहानी को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हुआ हूं वह फिल्म है फूल और पत्थर। यह फिल्म 1966 ईस्वी में पहले पर्दे पर आई थी और इस फिल्म के निर्देशक थे O.P. रल्हन। इस फिल्म की मुख्य भूमिका धर्मेंद्र और मीना कुमारी ने निभाई थी, जबकि इस फिल्म में खलनायक की भूमिका में थे मदन पुरी और जीवन। वहीं शशिकला, D.K. सप्रू, इफ्तिकार आदि ने इसमें सहायक कलाकार की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में बेहतरीन नृत्य और संगीत का समावेशन किया गया था। इसके संगीतकार थे रवि और गानों को स्वरबद्ध किया था मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले ने। इस फिल्म के श्रुति मधुर गानों में से कुछ गानों की प्रथम कुछ पंक्तियों को मैं आपके आनंद के लिए गुनगुनाता हूँ। शीशे से पी या पैमाने से पी या फिर मेरे आँखों के मैखाने से पी, पर पी दीवाने खुशी से पी दीवाने, पर पी दीवाने खुशी से पी दीवाने। सुन ले पुकार आई आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। मैं तो एक भीख मांगूं तुझसे हाथ पसार के, सुन ले पुकार मेरी आज तेरे द्वार लेके, आंसुओं की धार मेरे सामने। लाई है हजार रंग होली, लाई है हजारों रंग होली, कोई तन के लिए कोई मन के लिए, कोई तन के लिए कोई मन के लिए, लाई है हजार रंग होली, लाई है हजार रंग होली। तुम कौन मामूल मैं कौन आमिल, जो पूछूंगा बतलाओगे बतलाऊंगा मैं। तू कौन मामूल मैं कौन आमिल। तो आइए जानते हैं क्या है फिल्म फूल और पत्थर की पूरी कहानी। फिल्म फूल और पत्थर की कहानी की शुरुआत एक किशोर शक्ति सिंह उर्फ साका, जिसकी बड़ी होने पर भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, कि भागने और पुलिस द्वारा इसे पकड़ने के प्रयास करने के दृश्य से होती है। हालांकि साका इस समय पुलिस से बचकर भागने में सफल हो जाता है, लेकिन बाद में चोरी की अन्य घटनाओं को अंजाम देते समय वह पुलिस की गिरफ्त में आ जाता है और न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ जज इसके कम उम्र को देखते हुए उसे कोई गंभीर सजा देने की जगह पर 6 महीना के लिए तड़ी पार करने का आदेश देता है, ताकि इसकी चोरी करने की आदत छूट जाए। साका दिखावे के लिए तो तड़ी पार करता है, लेकिन वस्तुतः वह वापस इसी क्षेत्र में आकर छिप कर रहने लगता है। इस बीच एक दूसरा आपराधिक ग्रुप, जिसका सरगना जॉन उर्फ बॉस है, जिसकी भूमिका मदन पुरी ने निभाई है, साका की अनुपस्थिति में इसके क्षेत्र में चोरी और अन्य आपराधिक वारदातों को अंजाम देता है। एक दिन साका इसके अड्डे पर आता है और अपने क्षेत्र में किए गए चोरी का हिसाब मांगता है। तब जॉन यह कहते हुए कि उसके यहाँ से कोई निराश नहीं जाता है, उसे उसके क्षेत्र में किए गए चोरी के सामान के बदले कुछ रुपये टेबल पर रख कर देता है। साका जैसे ही इस रुपये को उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है, वैसे ही जॉन उसके हाथों को लक्ष्य कर चाकू चला देता है। साका उसके द्वारा किए गए चाकू के वार को बचा लेता है और फिर अपनी चाकू से उस पर पलटवार कर देता है। फिर दोनों के बीच चाकू से खूनी संघर्ष होने लगता है। तभी कोई वहाँ पर पुलिस के आने की बात करता है, जिससे सारे अपराधी पकड़े जाने के डर से इधर उधर भागकर छिप जाते हैं। साका वहाँ से अपने अड्डे पर आता है तो उसका एक हमदर्द उससे पूछता है कि अब उसके तड़ी पार की अवधि समाप्त होने में जब 2 ही दिन शेष बचे हैं, तो वह उससे पहले ही इधर क्यों आ गया, और आ भी गया तो छिपकर रहने की जगह लड़ाई झगड़ा क्यों कर रहा है। अगर किसी ने पुलिस को खबर कर दी और मामला न्यायालय में पहुँच गया तो उसे फिर से बड़ी सज़ा हो सकती है। तब वह साका को 2 दिन और गुमनामी में गुजारने के लिए कहता है। इसके बाद वह साका को एक बड़ी चोरी की योजना बताता है।
वह साका को जानकारी देता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर एक कंजूस दंपत्ति के पास ढेर सारा पैसा है जिसे वह डर से बैंक में भी जमा नहीं करता है। एक बार उसका माल पर हाथ साफ हो गया तो ज़िंदगी बड़े मज़े से गुजरेगी। तड़ी पार की अवधि समाप्त होते ही साका अपने हमदर्द के कहे अनुसार जीवन राम जिसकी भूमिका जीवन ने निभाई है, उसके छिपे हुए खजाने का पता करने के लिए जब उसके गांव में आता है तो वहाँ एक मेला लगा हुआ होता है। इस मेले में तमाशा दिखा रहा एक व्यक्ति सड़क राम, जो साका का दोस्त है, तरह तरह के तमाशे को दिखाते हुए अपने गिरोह के सदस्यों के द्वारा पॉकेटमारी करवाता है और अंत में कुछ गंडे बेचकर दिखावे के लिए पैसे लेता है। इसके बाद वह अपने गैंग के सभी लोगों को कुछ न कुछ पैसा दे रहा होता है। तभी वहाँ साका भी आकर अपना हाथ फैला देता है। उसे देखकर वह खुशी प्रकट करता है और पूछता है कि तुम्हारा धंधा इसमें कैसा चल रहा है। इस पर जब साका उसे जीवन राम के खजाने के बारे में बात करता है तो वह बताता है कि खजाना तो बड़ा भारी है, लेकिन उस पर हाथ साफ करने में बड़ी कठिनाई है, क्योंकि वह हमेशा कुंडली मारे खजाने के पास ही बैठा रहता है। लेकिन फिर भी अगर तुम उस खजाने को हाथ मारने में सफल हुए तो कुछ हिस्सा मुझे भी दे देना। अभी ये दोनों इस प्रकार की बातें कर ही रहे थे कि तभी गांव में पुलिस प्लेग फैलने की बात कहकर लोगों को गांव खाली कर देने के लिए कहता है। प्लेग से इस गांव में भी कई लोग मर जाते हैं, जिसे देखकर कुछ तो पुलिस के डर से और कुछ अपने प्राणों के भय से गांव छोड़कर भाग जाते हैं और सारा गांव वीरान हो जाता है। प्लेग की वजह से इस तरह पूरा गांव खाली हो जाने को साका अपने लिए एक अवसर के रूप में देखता है और जीवन राम के घर में प्रवेश करता है। सारे अलमारी को खोलकर उसमें रखे सामानों की तलाशी लेता है, लेकिन उसे खजाना कहीं भी नहीं मिलता है। तभी उसे एक महिला के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है, जो जीवन राम की विधवा बहू शांति देवी की होती है, जिसकी भूमिका मीना कुमारी ने निभाई है। उसके कराहने की आवाज़ सुनकर साका उसके पास जाकर उसकी सेवा शुश्रूषा करता है और एक वैद्य को बुलाकर उसकी चिकित्सा करवाता है। इससे वह थोड़े ही दिनों में भली चंगी हो जाती है। एक दिन साका जब वैद्य से अंतिम सलाह लेने के लिए जाता है, तभी जीवन सपरिवार वापस घर लौट आता है। शांति देवी को जीवित पाकर वे सब बड़े आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि इसे तो उन लोगों ने यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन यह तो जिंदा बच गई। तभी उसका बेटा कालीचरण कुछ ऐसे प्रमाण को लेकर आता है जिससे यह सिद्ध हो जाता है कि इस घर में उसकी अनुपस्थिति में किसी मर्द का प्रवेश हुआ है। तब श्रीमती जीवन, जिसकी भूमिका ललिता पवार ने निभाई है, झाड़ू से शांति देवी को बुरी तरह से पीटने लगती है। शांति देवी को बुरी तरह से पीटने के बाद वे सभी अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। रात में उसका बेटा कालीचरण शांति देवी के कमरे में आता है और उसे ज़बरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास करता है। तभी वहाँ साका आ जाता है और उसकी जमकर पिटाई कर शांति देवी को लेकर खिड़की के रास्ते वहाँ से फरार हो जाता है। अपने बेटे कालीचरण के रोने की आवाज़ सुनकर जब श्रीमती जीवन अपने पति जीवन के साथ वहाँ आते हैं तो कालीचरण शांति देवी को दुष्चरित्र बताते हुए उसे अपने कथित प्रेमी के साथ भाग जाने की बात करता है। साथ ही वह यह भी कहता है कि घर की इज्जत को लूटने से बचाने के लिए जब वह शांति देवी को रोकने लगा तो उसके प्रेमी ने उसे बुरी तरह से पीट दिया और उसे लेकर फरार हो गया। इस पर श्रीमती जीवन अपने पति से पुलिस में रिपोर्ट लिखाने के लिए कहती है, लेकिन उसका पति कहता है कि चलो भले ही सर से बला टल गई। इधर साका शांति देवी से कहता है कि अब तो वह खुद ही सब गलत व्यक्ति समझता था, लेकिन यहाँ तो उससे भी ज़्यादा गलत लोग भरे पड़े हैं। इस पर शांति देवी उसे अपना मसीहा बताती है। फिर वह खुद के कहाँ रहने की बात करती है तो साका उसे अपने संग रहने के लिए कहता है। इस पर वह जब थोड़ा झिझकती है तो साका उससे कहता है कि मैं गलत आदमी ज़रूर हूँ, लेकिन मैं चरित्र का गंदा व्यक्ति नहीं हूँ। फिर वह शांति देवी को अपने घर ले आता है। यहाँ उसे देख इलाके में खुसर फुसर होने लगती है। शांति देवी के इस प्रकार चले जाने को लेकर सेठ जीवन दास का परिवार बहुत खुश है। तभी वहाँ एक वकील आकर यह बताता है कि शांति देवी के चाचा ने मरते वक्त एक वसीयत बनवाकर अपनी सारी संपत्ति, जिसकी कीमत 6 लाख या उससे कुछ अधिक है, उसे शांति देवी के नाम कर दिया है। ऐसा कहते हुए वसीयत का कागजात शांति देवी को देने की बात करता है। तब सेठ जीवन दास की पत्नी बड़ी चालाकी से वकील को यह कहकर उस वसीयत को लेने का प्रयास करती है कि शांति देवी 6 महीने घर में रहती है और 6 महीने तीर्थाटन पर चली जाती है। लेकिन वकील यह वसीयत सेठ जीवन दास के किसी भी पारिवारिक सदस्य को नहीं देता है और अपना पता देकर वहाँ से यह कहते हुए चला जाता है कि जब शांति देवी आए तो मुझे सूचित कर दे, मैं खुद आकर उनकी वसीयत और उनकी संपत्ति उन्हें सौंप दूंगा। इसके बाद सेठ जीवन दास शांति देवी की तलाश करने के लिए पुलिस में एक मामला दर्ज करवाता है। साका के घर रह रही शांति देवी एक रात देखती है कि साका घर से सटे हुए पेड़ पर रस्सी फंसाकर ऊपर ही निकलकर कहीं जा रहा है। साका वहाँ से निकलकर जॉन और बॉस के अड्डे पर आता है। यहाँ रीता उसे शराब पिलाकर नशे में धुत कर देती है। साका शराब के नशे में ही अपना घर आने लगता है। रास्ते में उसे वही अंधी भिखारिन मिलती है जो ठंड से कांप रही होती है।
तब साका अपना कमीज खोलकर उसे ढक देता है। फिर जैसे ही वह अपने घर में प्रवेश करने लगता है, उसका कुत्ता उसे इस हाल में देखकर भौंकने लगता है, जिससे शांति देवी की नींद भी टूट जाती है और वह साका को नशा की हालत में देखती है तो डर कर सो जाती है। साका वहां आकर बगल वाले कमरे में सो जाता है। सुबह शांति देवी उसे चाय का प्याला देने जाती है, तब कहीं जाकर उसका नशा टूटता है। एक दिन शांति देवी जब खाना बना रही होती है तो घर में पानी नहीं रहता है, तब मटका उठाकर वह चौराहे पर लगे नल से पानी लेने जाती है। यहाँ पानी लेने आई सभी महिलाएं शांति पर भद्दी भद्दी टिप्पणियाँ करती हैं। वहाँ एक व्यक्ति लोगों से कहता है कि अब तो जिस प्रकार से साका ने एक गलत महिला को यहाँ लाकर रखा है, उससे अब यहाँ के लोगों का रहना दूभर हो रहा है। लोग अगर साथ दें तो इस गंदी महिला को यहाँ से निकाल कर बाहर कर देगा। शाम में जब साका वापस घर आता है, तब एक लड़का उसे शांति देवी के बारे में लोगों के द्वारा कही गई बातों की जानकारी देता है। इस पर साका उस व्यक्ति का घर जाकर उसे पीटने लगता है। मोहल्ले के सारे लोग मूक दर्शक बनकर इस घटना को देख रहे होते हैं। शांति देवी की नज़र जब इस पर पड़ती है तो वह दौड़कर वहां आती है और चाकू से वार कर उस व्यक्ति का प्राण लेने पर उतारू साका को एक जोरदार थप्पड़ लगाकर वहां से भगा देती है। साका वहां से भागकर अपने घर में आकर विचार मग्न हो जाता है। जब शांति देवी वहां आती है तब साका उससे पूछता है कि क्या अन्य लोगों की तरह वह भी इसे गलत व्यक्ति ही समझती है। इस पर शांति देवी उसे समझाती है कि नफरत से लोगों का दिल नहीं जीता जा सकता, लोगों का दिल प्यार से ही जीता जा सकता है। फिर वह साका से गलत धंधे छोड़कर मेहनत की कमाई करने के लिए कहती है। साका के द्वारा मोहल्ले में मारपीट की इस घटना की जानकारी पुलिस को भी मिलती है। पुलिस जब उस मामले की छानबीन के लिए यहाँ आती है तो जीवन राम के बंगले मामले में उसे दी गई शांति की तस्वीर भी वह अपने साथ लाती है। पुलिस जब इस मामले की तहकीकात कर रही होती है, तभी साका का दोस्त सड़क राम, जो शांति देवी को अपना बहन मानता है, वह वहाँ से गुजर रहा होता है। वह पुलिस को साका के घर शांति देवी की तलाश करने के लिए जाने की बात सुनता है। जब पुलिस जीवन राम के द्वारा दी गई तस्वीर से साका के घर रह रही महिला का मिलान करना जाती है तो साका सामते हुए पुलिस को लेकर अंदर आता है। पुलिस जब साका से अपने घर पर रह रही औरत का मुखड़ा अपनी तरफ करवाने के लिए कहती है तो वहाँ शांति देवी की जगह दूसरी महिला दिखाई पड़ती है। तब पुलिस वहाँ से चली जाती है। पुलिस के वहाँ से जाने के बाद सड़क राम साका को बताता है कि पुलिस की सारी बातें उसने पहले ही सुन ली थी, जिसके बाद उसने यह सारा खेल खेला है। फिर वह शांति देवी को वहाँ पर बुला लेता है। वह शांति देवी से अपनी प्रेमिका कमला से शादी करने की बात करता है तो शांति देवी उसे गलत धंधे छोड़ देने का वचन देते हुए वहाँ रखी गोपाल की प्रतिमा से ब्याह करवाने का आग्रह करने के लिए कहती है। वह गोपाल से आग्रह कर शांति देवी से कहता है कि गोपाल ने उसकी बातें मान ली हैं। शांति देवी के आने के बाद से साका के व्यवहार में आए परिवर्तन को भांपते हुए जॉन यानी बॉस अपने आदमी साका को बुलाने के लिए भेजता है और रीता के पास जाकर कहता है, तुम साका के लिए इतना श्रृंगार करती हो, लेकिन अगर साका तुम्हारी जगह किसी दूसरी लड़की से प्यार करने लगे तब तुम क्या करोगी। इस पर रीता गुस्सा कर अपना श्रृंगार बॉक्स का शीशा फोड़कर बताती है कि वह उसका भी यही हाल कर देगी। जॉन यानी बॉस के द्वारा बुलाए जाने की बात सुनकर साका कपड़ा बदलकर तुरंत उसके साथ चला आता है। जॉन यानी बॉस साका को एक कीमती हार दिखाता है और उसकी कीमत 20 लाख बताते हुए कहता है कि वह इस हार का पता कर इसे चोरी कर ले, फिर दोनों उसे बेचकर 50-50 यानी 10-10 लाख रुपये ले लेंगे। इस पर साका पूछता है कि इस काम को अंजाम कब देना है। तब जॉन यानी बॉस उससे बताता है कि आज ही रात इस घटना को अंजाम देना है। तब साका वहाँ से चलकर अपना घर आ जाता है। इस काम को अंजाम देने के लिए रात में मौका पाकर वो अपने घर से निकलने ही वाला होता है कि तभी उसे दरवाजे को छेक कर खड़ी शांति मिल जाती है। साका कहता है कि वो उसे एक रात की मोहलत दे, इसके बाद वह इस धंधे के साथ ही इस मोहल्ले को भी हमेशा के लिए छोड़ देगा, क्योंकि तब उसे इतनी कमाई हो जाएगी कि वह कहीं दूसरे जगह रहकर उसके संग आराम की ज़िंदगी जी सकेगा। इस पर जब शांति देवी ऐसे पैसे से मिलने वाले आरामदायक ज़िंदगी नहीं चाहने की बात करती है, तब वह शांति देवी को धक्का मारकर वहाँ से निकल जाता है। शांति देवी गुस्से से कहीं चली न जाए इसके लिए वह दरवाजे को बाहर से बंद कर देता है। जब वह यहाँ से जा रहा होता है तभी मोहल्ले में आग लगने की घटना घट जाती है। इस आग में एक बच्ची फंस जाती है। तब साका जॉन और बॉस के यहाँ जाना छोड़कर उस बच्ची को आग से निकालने के लिए जलते मकान में चला जाता है। जब वह बच्ची को आग के बीच से निकालकर वापस लेकर आता है तो वह भी आग में काफ़ी झुलस जाता है। गांव के लोग और पुलिस उसे उसके घर पहुंचा देते हैं। यहाँ शांति देवी उसकी पूरी देखभाल करती है और अपने भगवान से उसके जीवन को बचाने की प्रार्थना करती है। भगवान के आशीर्वाद से साका की ज़िंदगी बच जाती है। वह इसे अपना पुनर्जन्म मानता है। इस घटना से अनजान साका का दोस्त सड़क राम एक दिन जब उससे मिलने आता है तो इन सारी स्थितियों को देखकर व्याकुल हो जाता है। साका बार बार खाना मांगता है, लेकिन घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होने से शांति उसे खाना नहीं दे पाती है। यह देख सड़क राम अपनी चोरी के एक कंगन को बेचकर राशन की व्यवस्था करता है, लेकिन शांति को जब यह पता चलता है तो वह उसे लेने से इनकार कर देती है।
और अपने भगवान से प्रार्थना करती है कि उन्होंने साका को बचा दिया, लेकिन अब डर लगता है कहीं भूख से इसके प्राण न चले जाएं। अभी वो अपने गोपाल से प्रार्थना कर ही रही थी कि तभी मोहल्ला वाले ने आकर अनाज से उसका घर भर दिया। दूसरे दिन यहाँ से जाकर मोहल्ला वाला जब होली खेल रहे थे तब कुछ लोगों ने आकर इसे भी रंग और गुलाल लगा दिए। तब वह झेंप कर वहाँ से हट जाती है। इस पर साका उसे कहता है कि वह अपने भगवान की इच्छा है कि अब वह एक विधवा की ज़िंदगी न जिए। फिर साका उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रखते हुए कहता है कि वह इसे अन्यथा न ले। फिर दोनों साथ साथ रहने का वादा करते हैं। जब जॉन और बॉस को साका के जलने और उसके द्वारा हीरे की हार की चोरी न करने की इरादे की जानकारी मिलती है तब वह बातों ही बातों में अपने आदमियों से रीता को इस बात की जानकारी दिलवा देता है। साका के आग से जलने की बात सुनकर रीता जॉन और बॉस के पास आकर उसे इस बात के लिए धिक्कारती है कि उसने साका के आग में जलने की घटना को लेकर इसे कोई जानकारी नहीं दी। फिर वह साका से मिलने जाने की बात कहकर वहाँ से चल देती है। हालांकि जॉन और बॉस उसे ऐसा करने से रोकता है। साका को इस हाल में देख वह उसे प्यार भरी बातें करते हुए जल्दी ही ठीक होने की बात करती है। तब तक शांति दबा लेकर वहाँ आ जाती है। इसे देख रीता साका से उसके बारे में अपशब्द बोलते हुए पूछती है कि यह कौन है। तब साका उसे अपशब्द बोलने से रोकता है। तब तक जॉन और बॉस वहाँ आ जाता है और रीता को वहाँ से हटाकर अपने अड्डे पर ले जाने लगता है। तब रीता बार बार शांति देवी को यह कहकर धमकी देती है कि वैसे जीने नहीं देगी। अपने अड्डे पर आकर जॉन बॉस शांति देवी का अपहरण करने के लिए एक अपराधी को भाड़े पर रखता है और वह इस काम के लिए एडवांस में पैसा देता है। तब रीता उसे यह कहते हुए कुछ पैसे देने की बात करती है कि इसमें साका को कुछ भी नहीं होना चाहिए। शांति का अपहरण करने के उद्देश्य से अपराधियों में से एक अपराधी मोहल्ला वासी के वेश में शांति के पास आकर कहता है कि साका खदान में काम करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त होकर बुरी तरह से जख्मी हो गया है और शांति शांति चिल्ला रहा है। तब शांति देवी उसके पीछे बदहवास दौड़ती चली जाती है। मोहल्लावासी उसे इस प्रकार बदहवास दौड़ते हुए देखते हैं, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाए अपराधी शांति को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है और उस गाड़ी में बैठ जाती है। तब अपराधी उसका अपहरण कर वहाँ से अपने अड्डे की तरफ भाग जाता है। लेकिन इसी बीच साका का कुत्ता उस कार के पीछे छुप कर बैठ जाता है और गाड़ी के साथ साथ उस अड्डे तक चला जाता है जहाँ शांति को रखा गया है। साका अपनी छुट्टी खदान होने पर खदान में पैसा लेता है और जैसे अपने घर जाने के लिए तैयार होता है वैसे एक पूर्व अपराधी उससे हिसाब करने की बात करता है। तब साका उसे इस धंधे को छोड़ देने की बात करते हुए उसे भी इस धंधे से तौबा करने की सलाह देता है, लेकिन वह पीछे से साका पर वार कर देता है। तब साका गुस्सा कर उस पर पलटवार करते हुए उसे खस्ता हाल कर देता है। तब वह बताता है कि जाकर घर में देखो तुम्हारे घर की क्या स्थिति है। साका जब अपना घर आता है तो वहाँ शांति को गायब देखता है। मोहल्ला वाले भी उसे कुछ नहीं बता पाते हैं, लेकिन तभी उसका कुत्ता वहाँ आ जाता है और साका को देखकर कुछ इशारा करता है। फिर साका और मोहल्ला वासी उस कुत्ते के पीछे दौड़ते हुए चले जाते हैं। शांति का अपहरण कर अपराधी उसे रीता के पास दे आता है। रीता उसे जबरन घसीटते हुए अपने रूम में ले जाकर जॉन और बॉस को सुपुर्द कर वहाँ से चली जाती है। जॉन और बॉस शांति को वहाँ अकेली पाकर उसके साथ बलात्कार करने का प्रयास करता है। शांति उससे बचने का भरसक प्रयत्न करती है, लेकिन जॉन और बॉस उस पर हावी होता चला जाता है। तभी उस कुत्ते के बताए इशारे का अनुसरण करते हुए साका उस कमरे की खिड़की तोड़कर कमरे के अंदर चला जाता है और शांति को बचाकर जॉन और बॉस पर हमला बोल देता है। फिर दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती है। इसी दौरान जॉन और बॉस एक रिवॉल्वर निकालकर साका को मारने के लिए गोली चला देता है, लेकिन इससे पहले कि गोली साका को लगती है रीता वहाँ आ जाती है और गोली उसे लग जाती है। तब जॉन और बॉस वहाँ से नीचे भागता है जहाँ पुलिस इंस्पेक्टर उसे गोली मार देता है। यहाँ रीता साका की बाहों में ही दम तोड़ देती है। इसके बाद पुलिस साका और शांति को गिरफ्तार करने के लिए ऊपर आने लगती है। इसे देख साका अपने दोस्त सड़क राम को शांति को लेकर दूसरे दरवाजे से भाग जाने की बात करता है और खुद पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दे देता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश करती है, जहाँ सेठ जीवन राम का वकील जज से साका को कड़े दंड देने की गुजारिश करता है, क्योंकि उसने इसके क्लाइंट के बहू का अपहरण कर इसका मान मर्दन किया है और बार बार पूछने पर भी इसका पता नहीं बताता है। ऐसे में जब साका के विरुद्ध जज सजा लिखने वाला होता है तभी शांति वहां आ जाती है और जज से सेठ जीवन दास उसके परिवार से कुछ पूछने की इजाज़त मांगती है। यहाँ वह सेठ जीवन दास के पूरे परिवार को अपने साथ किए गए कृत्य के लिए नंगा कर देती है और साका के बचाव का मार्ग प्रशस्त करती है। तभी जीवन दास का वकील एक कंगन दिखाते हुए साका पर चोरी करने का आरोप लगाता है। तब वहाँ वह वैद्य जिसने जीवन दास द्वारा पुलिस को बहकाने के लिए छिपाए जेवर को लाकर अपनी पत्नी को दिया था, वह सामने आकर इस राज को खोल देता है कि सेठ जीवन दास उसके परिवार वालों ने इस जेवर को छुपा कर रखा था और झूठे पुलिस में इसकी चोरी होने की शिकायत की थी और तब उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए इसे लाकर अपनी पत्नी को दिया था। तब सड़क राम भी उसमें से एक जेवर टपाने की बात स्वीकार कर लेता है। इसके बाद अदालत साका को दोष मुक्त कर देता है।
और सेठ जीवन दास और उसके परिवार को पुलिस में गलत रिपोर्ट लिखाने और अपने विधवा बहू के साथ अत्याचार करने के मामले में जेल की सजा सुना देता है। साथ ही वह वैद्य और सलकराम को जेवर थाना में जमा करने की जगह अपने पास रखने के मामले में कुछ दिनों के लिए जेल भेज देता है। सलकराम जाने से पहले अपनी पत्नी को साका और शांति के हवाले करता है कि जब तक वह जेल से छूट कर नहीं आता है तब तक वह दोनों इसे अपने पास रखे। ऐसा कहकर सलकराम जा रहा होता है। इधर साका, शांति और कमला भी अपने घर जा रही होती है। इस दृश्य के साथ ही फिल्म फूल और पत्थर की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।